Defenses to negligence. Introduction. We have seen that the burden of establishing liability for the tort is on the claimant, whereas the burden of establishing the defense is on the defendant. If a claimant establishes a successful cause of action in tort, it is open to the defendant to plead one or more of the defenses available. Where on balance of probability, a successful defense is established, the defendant's liability for damage may be reduced or the defendant may be totally absolved from liability. Not all possible defenses to an action in tort will be discussed in this chapter because some defenses are specific to particular torts. For example, the specialist defenses in the trespass action and for nuisance, which are discussed in chapters 3 and 16 respectively. General defenses which have particular relevance to claims in negligence are the topic of this chapter. The defense we look at are contributory negligence. सर प्लीज सर थोड़ा सा आगे होके बैठिए, आपको मुश्किल होती है, आप फिर उठते हैं और फिर वापस आना पड़ता। This defense operates where the claimant's own fault has contributed to the damage suffered. The damages payable are reduced in proportion to the claimant's degree of fault. Contributory negligence क्या है? Contributory negligence ये है, हमने यहाँ पे बेसिकली पढ़ा है डिफेंसेस, ठीक है, और डिफेंस किसके पास होते हैं? डिफेंस की रिक्वायरमेंट किसको होती है? विक्टिम नहीं, हाँ, डिफेंडेंट जो है, ठीक है यार, हमने तो पूरी वैसे जिंदगी मुल्ज़म ही सुना है। अब ये वोकैबुलरी में चेक करना पड़ेगा स्टोरी सुनने। हो सकता है मुल्ज़म, इतनी उर्दू लुगत में हमारी वो ग्रिप नहीं अच्छी। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये है, इसमें जो डिफेंडेंट होगा उसके ऊपर डिफेंस ये होगा कि जो इस सारे का सारा इंसिडेंट है इसमें इसकी अपनी कंट्रीब्यूशन ये क्लेमेंट, अगर वो इस चीज को डिफेंडेंट प्रूफ करने में कामयाब हो जाता है, ठीक है, उसका डिफेंस जो है वो सक्सेसफुल होता है, तो जितना क्लेमेंट के एक्ट की वजह से वो डैमेज होगा, ठीक है, वो रिड्यूस कर दिया जाए, उस हद तक उसको कंपनसेशन अवार्ड नहीं कीजिए। टॉर्ट में आपको पता है ना, जो रेमेडी है वो है ही कंपनसेशन, ठीक है, समझिए। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस समझ आ गई? अब मुझे बताएं क्या है, बहुत आसान था समझे। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है, ठीक है, वो डिफेंस ऑलरेडी है, वो किस सूरत में डिफेंस होगा ये एक्सप्लेन आप यार इनको बताओ, थोड़ा सा हल्का पढ़ लें, हम भी पढ़ना चाहते हैं। हाँ मामूली था तो टेबल शेबल मारते रहेंगे। ये नॉन स्टॉप है। कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस ये है साद मियां कि जहां पे क्लेमेंट जो डैमेज सफर करेगा उसमें उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी,
उसके नाम से समझो ना उसको, ठीक है। वहां जहां पे जो डैमेज क्लेमेंट सफर करेगा उसमें उसकी भी कोई ना कोई कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो जिस हद तक उसकी कंट्रीब्यूशन होगी उस हद तक डिफेंडेंट जो है उसकी लायबिलिटी को रिड्यूस कर दिया जाएगा, समझे आपको। जो गलती क्लेमेंट की अपनी गलती की वजह से उसको जो डैमेज मिलेगा ना, उसकी कंपनसेशन नहीं देगी कोर्ट उसको, जो उसने किया होगा, जो कोई मिसाल के तौर पे कोई ऐसा एक्ट होता है, ठीक है, कि बंदा जो है कोई जख्मी हो जाता है, ठीक है। अब वो उसके अगेंस्ट क्लेम लेके जाता है या उसका जो लॉस हो जाता है उसके अगेंस्ट वो क्लेम लेके जाता है टॉर्ट के अंदर, कि जैसे मिसाल के तौर पे मुबीन का कोई लॉस होता है, ठीक है। मुबीन क्लेम लेके जाता है कि साथ की वजह से मुझे लॉस हुई, ठीक है। तो कोर्ट जो है देखेगी कि कैसे लॉस हुआ है। अगर साथ इस चीज को प्रूव कर देता है कि इस लॉस में इसकी भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अगर ये काम ना करता तो इस वजह से ये मामला ना होता, ठीक है। हाँ, इस हद तक इसने ये काम, उसके बाद मेरी वजह से सारे मामला, ठीक है। तो जिस हद तक साथ प्रूव कर लेगा इस बात को कि जो उस डैमेज का जो है 30% जो है लेट्स सपोज वो मुबीन की वजह से हुआ, तो मुबीन को उस 30% की कंपनसेशन नहीं मिलेगी। अगर 100% कंपनसेशन मिलनी थी ना, हाँ, नहीं आजाद नहीं है, 70% आपने फिर भी दे, 70% आप देंगे, मतलब कोर्ट उस हद तक उसका जो डैमेज है, उसको उसकी लायबिलिटी है उसको रिड्यूस कर देगी, जिसमें उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन होगी क्लेमेंट की, ठीक है, जो दावा लेकर जाने, ठीक है। अगला है जी कंसेंट, ये है लैटिन टर्म है जी। दिस मीन्स दैट नो रॉन्ग इज डन टू वन हु कंसेंट्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी मामले में अपना कंसेंट दे रहा होगा उसको अगर कोई किसी किस्म का लॉस होता है तो उस कोई गलती नहीं है, उसको तस्वुर किया जाएगा, मतलब उसके पास कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं, कोई कंपनसेशन उसको अवार्ड नहीं की जाएगी जहां पे उसकी मर्जी शामिल होगी उस डैमेज में, ठीक है। उस लॉस सफर करने में उसकी मर्जी शामिल होगी तो उसकी उसको कोई कंपनसेशन अवार्ड नहीं होगी, ठीक है। A claimant who voluntarily agrees to undertake a risk of incurring harm is not permitted to sue for the consequent damage of taking that risk. It is important to note that warranty is a complete defense, and if it succeeds, the claimant gets contributory जो है ना, उसमें उसका contribution होगा किसी towards any loss suffered by the claimant। तो क्लेमेंट का भी अगर उसमें कंट्रीब्यूशन होगा, लेट्स सपोज मैंने कहा ना अगर 100% लॉस है तो 30% उसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉस अगर वो सफर कर रहा है तो उसके लिए वो कंसेंट दे रहा है, किसी भी रिस्क लेने के लिए वो एग्री है कि जी मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, कंट्रीब्यूशन में नहीं आएगा, इसमें उसकी कंसेंट आ जाएगी। पहले वाले कॉन्सेप्ट में उसकी कंसेंट नहीं है, ठीक है। पहले वाले कॉन्सेप्ट में उसकी कंसेंट नहीं है, इस वाले कॉन्सेप्ट में उसकी कंसेंट है, ठीक है। लेकिन पहले वाले में कंसेंट नहीं है, उसके बावजूद उसकी किसी न किसी पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। दूसरे में वो 100% कंसेंट दे रहा है। तो अगर ये चीज स्टैब्लिश कर लेता है डिफेंस, ठीक है, तो क्लेमेंट को जो है वो जीरो कंपनसेशन, ठीक हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट जी इलीगैलिटी। नो राइट ऑफ एक्शन arises from a disgraceful cause, perhaps criminal activity, during which the injuries are sustained,
The effect of this defense is to completely absolve the defendant of liability for damage. ठीक हो गया जी. Contributory negligence. The defendant may plead that the claimant's own negligence contributed to the injury. This is referred to as contributory negligence. Before the law reforms, Contributory Negligence Act 1945, contributory negligence was a complete defense to an action tort, and no damages were recoverable for injuries or damage caused partly by the claimant's own fault. The effect of this rule was that if a claimant could be shown to have been even slightly negligent about taking care of their own safety, the defendant's fault became irrelevant and the defendant was totally absolved of liability. इस लाइन को मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, साथ गौर से सुनना. कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट आप सारों को समझ आए, ठीक है. The effect of this rule was that if a claimant could be shown to have been even slightly negligent about taking care of their own safety, ठीक है, मतलब उस सिनेरियो में अगर आपने प्रूफ कर दिया कि क्लेमेंट जो है, एक तो आप ये कहेंगे ना कि क्लेमेंट जो है उसकी अपनी नेग्लिजेंस है, यहाँ पे वो कह रहे हैं अगर उसकी स्लाइटेस्ट नेग्लिजेंस भी, मतलब छोटी सी भी नेग्लिजेंस हो और आप इसको प्रूव करने में कामयाब हो जाए कि उसकी छोटी सी जो नेग्लिजेंस है, ठीक है, वो उसने उसकी जो सेफ्टी है उसको अंडरमाइन कर दी है, ठीक है, मतलब उसकी सेफ्टी को रिस्क में डाल दी है, ठीक है, तो डिपेंडेंट फॉल्ट जो है दैट वुड बिकेम इररेलेवेंट. ठीक हो गया जी, समझ आ गई सामा. The harshness of the all or nothing rule led to a gradual modification of the defenses and the enactment of Act 1945 Act, which gave the courts power to apportion responsibility for damage between the claimant and the defendant to such extent as the court thinks just and equitable, having regard to the claimant's share in the responsibility for the damage with amount awarded adjusted to reflect this. ठीक है, बेसिकली वो ये इसमें कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि इससे पहले उसको एब्सोल्यूट रिजॉल्व करते थे, वो जो डिफेंडेंट की लायबिलिटी थी उसको टोटली एब्सॉल्व कर दिया जाता था, ठीक है, जहां पर वो ये प्रूव करने में कामयाब हो जाते थे कि अगर कोई क्लेमेंट ने इंजरीज जो है वो सफर की हैं, उसकी रीजन उसकी अपनी नेग्लिजेंस है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो खत्म हो जाती थी डिफेंडेंट की. लेकिन जब इन्होंने एक्ट के बाद कोर्ट्स को एम्पावर किया, उनको डिस्क्रेशन दिया, तो कोर्ट ने इसमें एक प्रिंसिपल लेट डाउन किया डिफरेंट डिफेंसेस के साथ कि जिस हद तक उसकी नेग्लिजेंस कंट्रीब्यूट करेगी उस इंजरीज या उस लॉस को सफर करने में, ठीक है, उस हद तक सिर्फ जो है डिफेंडेंट की लायबिलिटी कम कर दी जाएगी, बाकी जो रिमेनिंग होगी वो डिफेंडेंट जो है वो कंपनसेट करेगा उसको, ठीक है, ये कोर्ट्स ने कॉन्सेप्ट दिया. ठीक हो गया जी. The courts have power under the Act to apportion the damage where a claimant's own conduct has contributed to the accident or harm, but it cannot be used to effectively defeat a claim. For the act to come into operation, there must be fault on the part of both parties, and this means that a finding of 100% contributory negligence is not permitted, as the effect of this would be to defeat a claim against the defendant by holding the claimant entirely responsible. ठीक है, अब उसको उन्होंने पोर्शन में डिवाइड क्यों किया है, उसकी रीजन ये है कि अगर क्लेमेंट और डिफेंडेंट दोनों लायबल हैं उस लॉस के लिए जो क्लेमेंट ने सफर की है, तो आप अगर टोटली
क्लेमेंट को उसमें क्लेमेंट का क्लेम जो है उसको खत्म कर देंगे, तो ये उसके साथ एक ज्यादती होगी, ठीक है, उसके साथ इनजस्टिस होगी, ठीक है। तो लिहाजा जिस हद तक क्लेमेंट की जो उसमें कंट्रीब्यूशन है उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और जो बाकी वो क्लेम एस्टेब्लिश कर लेगा उस हद तक डिफेंडेंट को लायबल डिक्लेयर किया जाएगा, ताकि जो उसका एक्ट है उससे उस लाइबिलिटी जो है वो ना खत्म की जा सके। हो जाएगा 100% कंट्रीब्यूशन अगर होगी तो फिर तो उसका क्लेम बनेगा ही। देखिए अगर 100% उसकी कंट्रीब्यूशन होगी तो किसी और के ऊपर क्लेम कैसे डालेगा? मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, ये तो आपने एस्टेब्लिश करना है ना, फिर कोर्ट अज्यूम करेगी ना, डिफरेंट प्रिंसिपल्स होंगे जिनकी बेस पे कोर्ट जो है वो इसको डिसाइड करेगी। जैसे डिफरेंट टेस्ट हमने पढ़े हुए हैं, बट फोर टेस्ट है, फोर्सिबिलिटी है, एक्शंस कल रूल है। अब उस तरह की कंडीशन अगर इम्पोज करना आप शुरू करेंगे तो आपको क्या लगता है कि अगर उसकी 90% भी कंट्रीब्यूशन होगी तो कोर्ट उसको 10% रिलीफ नहीं देगी? तो ये सिंपल इसका कॉन्सेप्ट आपने ये अंडरस्टैंड करना है। सिंपली आप ये चीज अंडरस्टैंड करें कि जहां पे डिफेंस ये एस्टेब्लिश करने में कामयाब है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं डिफेंसेस, जहां पर डिफेंस इस चीज को एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएगा कि ये अगर मैंने ये गलती की है तो इसके बाद इसकी इसमें इतनी कंट्रीब्यूशन है उसको खराब करने में, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है वो किसी को हिट करता है बाइक से या गाड़ी से, ठीक है। तो अब दूसरा डिफेंडेंट जो है, सॉरी क्लेमेंट जो है, वो उसने वो इंजर्ड हो गया, ठीक है। अब वो बंदा उसको अपने साथ लेके जाने के लिए तैयार है कि मैं आपको, वो कहता है कि मैं आप लेट सपोज वो ये कहता है कि मैं आपको अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल तक ले जाता हूँ, वो कहता है मैंने एम्बुलेंस में जाना है, ठीक है। वो एम्बुलेंस भी मंगवा लेते हैं। अब उसको उसको एम्बुलेंस से भी अगर कोई एतराज होगा, ठीक है, तो उस दौरान अगर उसकी कोई ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, उस दौरान अगर उसको कोई नुकसान हो रहा है या वो पेन सफर कर रहा है, ठीक है, तो उस सफरिंग में तो उसका अपना रोल है ना, ठीक है। अब उसको तो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है आपने उस नेग्लिजेंस को या आपने उस एक्ट को ओवरकम करने के लिए आपने तो उसको फैसिलिटेट कर दिया, ठीक है। अगर वही उन पे ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है, ठीक है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल आप डिफेंडेंट को कैसे करेंगे? तो जो उसने उसको हिट किया उससे उसको जो लॉस होगा उसको तो आप कंसिडर करेंगे, लेकिन उसके बाद की जो सफरिंग्स हैं उसकी, वो तो उसकी अपनी बनाई हुई है, उसमें तो उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसको कैसे रिलीफ देंगे उसमें? समझिए, ठीक है। कंसेंट देना एक अलग बात है। लेट्स सपोज लोग पियर्सिंग करवाते हैं, और देखिए कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने पूरे मुंह पे जो है वो सुराख करवाए होते हैं और वो बीड्स लगाए होते हैं, सारा कुछ वो किया होता है, ठीक है। अगर वो कंसेंट कर रहा है पियर्सिंग के लिए, ठीक है, और उसके बाद जो है वो उसकी स्किन जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो कंसेंट तो उसने खुद किया है इस काम के लिए, ठीक है। और उसको बता दिया जाता है कि भाई आप ये लॉस सफर करेंगे, जो रिस्क है उसका, उसको अगर आपने बता दिया कि आप ये लॉस सफर करेंगे, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद वो कंसेंट कर रहा है, और कंसेंट करने के बाद अगर वो उस प्रॉब्लम में जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या डिफेंडेंट जो है वो लायबल होगा। वो जब जो इमिनेंट रिस्क है उसका या पॉसिबल रिस्क जो है उस सारे प्रोसीजर का, वो अगर उसको एक्सप्लेन कर चुका है, उसके बाद वो उस चीज को कंसेंट कर रहा है,
ठीक है, तो फिर डिफेंडेंट के अगेंस्ट वो कैसे क्लेम एस्टेब्लिश कर सकता है? जिस तरह सर इधर कोई एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए मोटिवेशन बना हुआ है, उसमें भी वो लिखा होता है ना जब आप साइन कर रहा होता है ये आप चेयर लिफ्ट नहीं सर, चेयर लिफ्ट नहीं, वो दूसरा वो बनते बंदा ओ क्या नाम है, पैराग्लाइडिंग की बात कर रहे हैं? इस तरह कुछ है सर, उसमें भी वही उसका उसका हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, आपको अगर याद हो, केसेस हमने पढ़े थे। आप ऑनलाइन थे साथ? नहीं थे लास्ट में, उसमें हमने केसेस पढ़े थे, ठीक है। उसमें हुआ ये कि कुछ लोगों की डेथ्स हुई, मतलब केसेस डिफरेंट केस से, एक बंदे की डेथ होगी, लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने केस किया कि ये डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस थी जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। अगर उसका ट्रीटमेंट जो है उसको टाइमली मिलता तो उसकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होती, या उसकी सफरिंग, पेन की सफरिंग डिफरेंट होती। उसमें कोर्ट्स ने बड़ा क्लियर इसमें अपनी ऑब्जर्वेशन दी। कोर्ट्स ने कहा कि आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर उसको ट्रीटमेंट टाइमली भी मिलता तो उसके चांसेस कितने थे बचने के? अगर 5 to 10% चांसेस थे उसके बचने के, अगर उसको ट्रीटमेंट टाइम पे मिलता, तो तब आपको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि उसने तो अदरवाइज ही मर जाना था। 5 to 10% चांसेस तो कोई चांस ना हुआ है, ठीक है, तो उसने अदरवाइज भी मर जाना। तो आप अंडर टॉर्ट लॉ क्लेम नहीं कर सकते कंपनसेशन कि जी चूंकि डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से या डॉक्टर के लेट ट्रीटमेंट की वजह से ये फलाना मामला जो है वो हुआ, ठीक है। तो आप इसलिए क्लेम नहीं कर सकते कि अगर साइंटिफिकली प्रूवन, वो टीम होती है पूरी जो इस चीज को एस्टेब्लिश करती है कि अगर इसका उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्लेम कर रहा है, इसको उस टाइम ट्रीटमेंट दिया जाता तो उसके क्या आउटकम होता उसका, ठीक है। तो अगर तो उसका आउटकम वही सेम होना था जो अभी वो सफर कर रहा है, तो फिर डॉक्टर्स की कोई नेग्लिजेंस नहीं, डॉक्टर्स के अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं। समझ गए आप बात, ठीक है। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अगर उसके साथ कोई मसला होता है, लेट्स सपोज किसी के जो बॉडी पार्ट है, कोई भी लंग्स कर ले आप, कैंसरस हो जाते हैं, ठीक है, उसमें एक चीज होती है बायोप्सी, ठीक है। बायोप्सी क्या होती है? एक नीडल होती है, कोई ऑलमोस्ट 1 फुट से भी ज्यादा उसका साइज होता है, वो आपकी बॉडी में वो पेनिट्रेट करते हैं उस कैंसरस पार्ट में, ठीक है, और उससे सैंपल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, ताकि आप उसका टेस्ट करवा सकें कि जो कैंसर है इसकी कौन सी टाइप है कैंसर की, ठीक है। अब बायोप्सी जब आप करवाते हैं ना, तो डॉक्टर्स आपको एडवांस में बताते हैं कि आप बायोप्सी अगर करवाएंगे तो आप अपने उस कैंसरस पार्ट को हिट करेंगे और उसकी एक्सपेंशन हो सकती है आपकी बॉडी में। समझ गए आप? और दूसरी चीज ये है कि अगर आप बायोप्सी नहीं करवाएंगे तो आप कैंसर की टाइप जो है उसका पता ही नहीं करवा सकते, ठीक है। अब दोनों सिचुएशन में कौन सी सूटेबल है? हाँ, कैसे? देखिए मैं, सामा, आपने पॉइंट नहीं समझा ना। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कैंसर का ट्रीटमेंट कब स्टार्ट होता है? जब आप कैंसर की टाइप डायग्नोज कर लें, तब उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। और टाइप डायग्नोज करने के लिए आपको उनका सैंपल लेना है, सैंपल बायोप्सी के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। बायोप्सी मिसाल के तौर पे एक बैग टाइप है आपकी बॉडी में, उसमें कैंसर पड़ा हुआ है, लेट्स सपोज,
जब आप उस नीडल से उसको हिट करेंगे, उसकी एक्सपेंशन का खतरा है, वो बैग फट जाएगा, वो बॉडी में एक्सपैंड कर सकता है। आपको ये सारे प्रोज एंड कॉन्स उसके उन्होंने बता दिए, ठीक है। या तो आप कैंसर से सफर करेंगे, या आप बायोप्सी करवा के चेक करवा लेंगे वो भाई ये कौन सी टाइप है, ठीक है, लेकिन वो छिड़ जाता है उसमें, ठीक है, उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया कैंसर को, ठीक है। अब उसमें आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि अगर बायोप्सी ना होती तो ये 10 महीने सरवाइव कर सकता था? कर सकते हैं आप क्लेम? कैंसर लास्ट स्टेज एडवांस है, लास्ट स्टेज की भी 4 स्टेजेस होती है ना, जब लास्ट स्टेज भी 4th स्टेज में चला जाता है तो लास्ट स्टेज भी एडवांस होती है। वैसे कैंसर की 4 स्टेजेस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 4th स्टेज की भी आगे 4 स्टेजेस है पड़ता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो लास्ट स्टेज एडवांस होगी, ठीक है, बंदे की जिसके सर्वाइवल के आप 0 चांसेस हैं, अल्लाह उसको जिंदगी दे तो दे, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो या तो वो उस डिजीज में सर्वाइव कर ले, या फिर वो बायोप्सी करवाए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा ले। तो कौन सी चीज सूटेबल होगी? और उसके बाद अगर वो बायोप्सी करवाता है और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है तो आप कैसे क्लेम करेंगे? क्लेम नहीं कर सकते ना। तो बायोप्सी ना भी करवाता तो उसने मर जाना था उस कैंसर से। फिर तो क्लेम ही नहीं है ना, फिर तो क्लेम ही नहीं है ना। क्लेम तो वहां पे हो रहा है जहां पे नुकसान हो रहा है, ठीक है। कि अगर ये मामला ना होता तो इसके कितने चांसेस है, लेट सपोज एक बंदा जो है उसको वो किसी वजह से उसको कोई इंजरी हुई, वो हॉस्पिटल चला गया, ठीक है, किसी वर्क प्लेस पे उसको इंजरी हुई, वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल जाके वो वेट करता रहा, ठीक है, डॉक्टर्स ने उसको कहा कि हम तुम्हारा ट्रीटमेंट 2 घंटे के बाद स्टार्ट करेंगे। 2 घंटे बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और उसके बावजूद भी वो रिकवर नहीं कर पाया बंदा, ठीक है, तो वो पैरालाइज हो गया, ठीक है, या हैंडीकैप्ड हो गया, उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो खराब हो, उसने डॉक्टर्स के अगेंस्ट, हॉस्पिटल के अगेंस्ट क्लेम डाल दिया कि ये इनकी वजह से मेरा ये सारा मामला, ठीक है। उस पर मैंने मेडिकल बोर्ड बिठाया, मेडिकल बोर्ड ने इवेल्युएट किया कि अगर 2 घंटे पहले ट्रीटमेंट होता इसका तो क्या ये इस जो इसका इसको ये लॉस हुआ है इससे बच सकता था कि नहीं? उसमें कोई चांस नहीं था उसका उससे बचने का। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की इस पर नेग्लिजेंस बनती ही नहीं, अगर टाइमली ट्रीटमेंट होता भी तब भी आपने इसी डिजीज से सफर करना था, तो लिहाजा उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान से पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है। However, confronted with two alternatives in an emergency situation, the plaintiff was not guilty of contributory negligence because he had acted reasonably in the circumstances. The important issues that arise in relation to contributory negligence are: the claimant must have failed to take reasonable care for their own safety, but no question of a pre-existing duty of care arises. ठीक है जी। दूसरा, the contributory negligence must be a cause of the damage and the damage must be reasonably foreseeable consequence of the contributory negligence. The claimant's negligence may have contributed to the accident itself. Example, a motorcyclist failing to keep a proper look out of the other vehicles, or may have contributed only to the injury. Example, a motorcyclist failing to wear a crash helmet. ठीक हो गया? अब ये क्या है? Contributory negligence. ठीक हो गया? जहां पे आप जो डैमेज है उसको फोर्सी कर सकते। फॉर्म कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक्ट 1945 प्रोवाइड दैट damages shall be reduced to such extent as the court thinks just and equitable. कोर्ट का डिस्कशन है, ठीक है। हैविंग रिगार्ड जी 8 आ गया जी।
having regard to the claimant's share in the responsibility for the damage. The judge must first deduct a certain percentage to reflect the claimant's contribution. It seems that the percentage may reflect both the relative potency of the claimant and defendant action in causing the damage and the relative blameworthiness of the parties. ठीक हो गया जी? Case law example. In Froome versus Butcher, the plaintiff was driving his car when he collided with a car driven by the defendant, and as a result, he suffered head and chest injuries. The defendant admitted liability for the accident but claimed that plaintiff's injuries largely were largely the result of his own failure to take care of his safety by not wearing seatbelt. Helmet aa gaya ji. The defendant argued that the damages awarded to the plaintiff ought to be reduced accordingly. At first instance, the judge held that the plaintiff was not negligent and full damages were awarded for the injuries. However, the defendant appealed on the ground that the judge had erred in not holding that the plaintiff's failure to wear a seatbelt amounted to contributory negligence. Although the negligence of the plaintiff did not contribute to the accident happening, his failure to take precautions increased the risk of harm. The Court of Appeal held that the plaintiff's standard of care is objective and said that in failing to wear seat belt, plaintiff failed to take reasonable precautions for his own safety and the award of damages was reduced by 20%. Contributory helmet का जवाब मिला उसामा समझ आया कि contributory negligence was rejected in Smith versus Finch, where a cyclist sustained serious head injuries in a road accident caused by the defendant. Helmet, the court made an analysis of Froome and came to the conclusion that the judgment and observation of Lord Denning should apply to the wearing of helmets by cyclists. However, in this case, the defendant was unable to show that an approved safety helmet would have prevented the claimant's serious head injuries or made them less severe. ठीक है जी? In case the plaintiff was going from his workplace to the canteen for lunch and disregarding his employer's safety instructions and unknown to the driver, he was riding on the tow bar of one of the defendant's excavator. A dumper traveling close behind ran into the excavator and caused the plaintiff injuries. Although the driver of the dumper was found to be negligent in failing to keep an adequate lookout, the judge found contributory negligence on the part of plaintiff because he had placed himself in a position of danger on excavator. He was therefore found to be one-fifth responsible for the damage he suffered. On appeal against the reduction of damage, On appeal against the reduction of damage, the plaintiff argued that contributory negligence should not count against him because the obvious danger arising from riding on the tow bar was being thrown off, not being run into from behind and crushed by another vehicle. His appeal was dismissed on the ground that he had unreasonably exposed himself to the danger. He could not then say that the particular risk to which he had exposed himself was not cause of his damage. समझा कि यहाँ पे कोई खुद से ऐसा काम करेंगे
उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस जो है वो डिफेंडेंट के लिए सक्सेसफुल हो। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट स्लाइड है जी। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन, conduct that would be regarded as contributory negligence in the case of an adult would not necessarily be regarded as such in the case of children. Age is a circumstance which must be considered in deciding if there has been contributory negligence. In case and so, the defendant had sold a pint of petrol to a 9-year-old boy. The child had falsely told the defendant that his mother wanted the petrol for her car. When he used the fuel to make a burning torch for the purpose of a game, he suffered severe injury, for the defendant were held liable in negligence in supplying petrol to such a young boy who neither knew nor could be expected to know of the danger associated with handling it. The defendant was negligent. There was no contributory negligence on the boy's part. In case a 13-year-old girl was waiting to cross a busy road, a lorry driver stopped and beckoned her to process across the road, and she did so. She was struck by the defendant, who was driving too fast. The trial judge found that the driver was negligent, but he also held that the girl had been contributory negligent in failing to check if there was any traffic before she crossed the road. On appeal against the finding of contributory negligence, the Court of Appeal held that the fact that she had relied entirely on the driver's signal to cross the road did not constitute contributory negligence. Lord Denning said a very young child cannot be guilty of contributory negligence, but depending on the circumstances, an older child may be. ठीक है, जैसे वो एक केस था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बच्चे को उन्होंने प्रिपेयर किया और बच्चे ने किसी को जाके स्टैब किया और उसकी डेथ हो गई, छुरी मारी ना, ठीक है, और उसकी वजह से उस बंदे की डेथ हो गई। ठीक है, तो उस बच्चे की एज थी गालिबन 13-14 साल। ठीक है, तो उसको जुवेनाइल होने की बेस पे कोर्ट से प्ली ये की जा रही थी कि कोर्ट उसको जो है वो रिलीव दे। तो जज के जो उसमें रिमार्क्स ने, एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे याद नहीं है, पर उर्दू में आपको मिसाल देते हुए जज ने कहा कि आजकल के बच्चे जो हैं वो तो बंदा बेच के खा जाए। ठीक है, तो आप ये डिफेंस कैसे दे सकते हैं कि वो बच्चा जो है वो उसने काम जो किया उसकी कंसेंट नहीं थी उसमें। ठीक है, कंसेंट होना लाजमी है ना, एक्शन और उसके साथ एक्टिस रियस मंजरिया होना, आपका स्टेट ऑफ माइंड होना लाजमी है। जी, स्टेट ऑफ माइंड तो मंजरिया तो एब्सेंट है। ठीक है, इसको तो कहा गया, तो कोर्ट ने कहा नहीं जी, आजकल के बच्चे जो हैं तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। हम्म, वो जिसमें वो उसके साथ झूठ बोलती है कि मैं 18 इयर्स की, वो वाला केस था, याद नहीं। नहीं नहीं, वो तो डिफरेंट, वो तो डिफरेंट। देखिए, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे होते हैं ना, उसका जो बेसिक थीम है, जो हमारा इंट्रोडक्टरी टॉपिक होता है पहले स्टार्ट में, जिसको हम पढ़ लें, उसको माइंड में रखा करें, ताकि आप चीजों के साथ कंफ्यूज ना कर सकें। बेसिकली हम स्टडी कर रहे हैं टॉट। ठीक है, और टॉट में जो हमने देखनी है चीज, वो ये चीज देखनी है कि कंपनसेशन मिले। ठीक है, टूवर्ड्स एनी एंड। ठीक है, दैट वुड बी एस्टेब्लिश एज इलीगल एक्ट। ठीक हो गया ना, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस पर फोकस रखना। ठीक है, तो यहाँ पे उसके कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कैसे होगी, क्या आप इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे
कि जो प्लेंटिफ ने, जो क्लेमेंट ने लॉस सफर किया, उसमें उसकी अपनी भी किसी ना किसी हद तक गलती मौजूद थी या नेग्लिजेंस मौजूद। ठीक है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में बात है। ठीक हो गया जी। In case the Supreme Court reviewed the approach to contributory negligence in the case of 13-year-old girl who suffered serious injuries when he stepped out from behind a school minibus into the path of an oncoming car. In the context of apportionment of damage in contributory negligence, Lord Rees said, it follows that the apportionment of responsibility is inevitably a somewhat rough and ready exercise, a feature reflected in the judicial preference for round figures, and that a variety of possible answers can legitimately be given that is consistent with the requirement under Section 11 to arrive at a result which the court considers just and equitable. ठीक है जी। Since the different judges may legitimately take different views of what would be just and equitable in particular circumstances, it follows that those differing views should be respected within the limits of reasonable disagreement. ठीक है जी। आगे है जी consent, volunty, non-fit injuria. At first sight, it seems obvious that someone who consents to the tort should not then turn round and sue. In practice, however, it is complex and controversial. The effect of the defense of voluntary assumption of risk is to absolve the defendant from the legal consequence of any harm or damage on the ground that the claimant voluntarily assumed to take the risk involved. An assumption of risk may be either express or implied, but in either case, the defendant must show that the claimant had full knowledge of both the nature and the extent of the risk. ठीक हो गया। इसमें अगर वो कंसेंट कर भी रहा है तो डिफेंडेंट ने ये चीज एस्टेब्लिश करनी है कि जो क्लेमेंट है, ये प्लेंटिफ है, उसका इस रिस्क से रिलेटेड कंप्लीट नॉलेज। ठीक हो गया जी। ये प्रिंसिपल, ये डिफेंस, जाहिर सी बात है डिफेंस को एस्टेब्लिश करने का काम डिफेंडेंट का ही होगा। ठीक है, तो उसने इसको एस्टेब्लिश किया। केस का एग्जांपल है जी, the defense succeeded in Morris versus Murray after a bout of heavy drinking. Murray suggested to Morris that they go for a spin in his light aircraft. Soon after takeoff, the aircraft crashed, killing Murray and severely injuring Morris, who brought an action against the deceased estate. The Court of Appeal found that the pilot's drunkenness was so extreme and obvious that the plaintiff was powerless to the risk. According to Foss LJ, a clearer source of great danger could hardly be imagined. ठीक हो गया जी। Where the claimant accepts a lift from an obviously inebriated driver, the plea of voluntary depends on the degree of intoxication. In Dam vs. Hamilton, the defendant had driven the plaintiff and her mother to see the coronation decoration. They visited several public houses, and it became obvious that the defendant's ability to drive was impaired. However, the plea of voluntary was rejected, and the plaintiff was found not to have consented to or absolved the defendant from subsequent negligence on his part. SK held that voluntary not applied to this situation unless the drunkenness was so extreme and so glaring that accepting a lift was equivalent to walking on the edge of an unfenced cliff. ठीक है, अब इन्होंने इस ड्राइवर से को साथ
विजिट करने के लिए यूज किया, वो ड्रंक था, ठीक है। तो इन्होंने उसके साथ ट्रैवल करने पे एग्री किया, कंसेंट दे दी, ठीक है। उसके बाद जब उनके साथ एक्सीडेंट हुआ तो उसमें डिफेंडेंट ने इसी चीज की प्ली ली कि उसने खुद कंसेंट किया मेरे साथ बैठने पे, तो लिहाजा इसमें मेरी तो गलती नहीं है। तो उसमें जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए, मैं इसीलिए कहता हूँ ना, इनका जूरिस्प्रूडेंस बहुत कमाल है यूके की जुडिशरी का। तो उन्होंने कहा कि जो उसका जो जिसने वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन की हुई है उसका रेट इतना हाई होना चाहिए कि जो बंदा है जो कंसेंट दे रहा है उसको एटलीस्ट उसका आइडिया हो कि ये कितना हाईली इंटॉक्सिकेटेड है कि ये आपको डैमेज कर सकता है। अगर एक बंदा जो है वो रेगुलर रूटीन में ड्रिंक करता है तो उसको उस तरह इफेक्ट नहीं करेगी वो अल्कोहल, ठीक है। तो उसका जो भी इफेक्ट होगा, ठीक है, वो तो किसी को ऑब्जर्व करना को बहुत, कोई खिलाड़ी आदमी होगा जो ऑब्जर्व कर पाएगा कि ये बंदा जो है ड्रंक है। अदरवाइज तो लोगों को अंदाजा नहीं होगा ये ड्रंक है या नहीं है। क्यों जी शाह जी, ठीक है। तो अदरवाइज अंदाजा नहीं होगा कि इसने पी हुई है, ठीक है। तो फिर ऐसे नॉर्मल आदमी के लिए इस चीज को एज्यूम करना कि वो ड्रंकन ड्राइविंग है, ड्रंकन ड्राइविंग का केस है, ठीक है, तो उसके लिए पॉसिबल नहीं है उस चीज को प्रूव करना या एस्टेब्लिश करना कि एक नॉर्मल बंदा जो है उसको ऑलरेडी उसकी नॉलेज में था कि वो वॉलंटरली इंटॉक्सिकेटेड है ड्राइवर, और फिर उसके बाद वो उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। The defense of volunteer is now impossible in any action brought by a passenger against the driver of a vehicle on public road. The Road Traffic Act 1988, Section 145 renders void and antecedent agreement or understanding that a passenger is vulnerable to the risk of negligent driving in any vehicle for which third party insurance cover is compulsory. ठीक है जी। अब इस डिफेंस को, जो ट्रैफिक ऑफेंसेस या ट्रैफिक रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं उसको इस एक्ट ने टोटली जो है वो अबॉलिश कर दी है, ठीक है। अब किसी का क्लेम होगा तो उसके अंडर ही कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। आगे चलें जी। नॉलेज ऑफ द रिस्क डज नॉट नेसेसरीली इम्प्लाई कंसेंट। इन स्मिथ वर्सेस चार्ल्स Baker and Sons, the House of Lords ruled that knowledge of the danger does not necessarily uh, signify consent. In this case, the plaintiff was employed drilling holes in a rock cutting, and while he was working, a crane often swung heavily stones overhead. The employer was aware that there was a risk of the stones falling, and he had complained to his employer about the dangerous practice. When he was injured by a falling stone, he brought an action against his employer, who pleaded voluntarily not fit injuria. Even though the plaintiff had knowledge of the danger and he continued to work, voluntarily was rejected because the court refused to accept that by continuing to work with the plaintiff had voluntarily undertaken the risk of the stone falling. ठीक हो गया जी, समझ आ गई है कि नहीं आई? कि अगर वो कंसेंट कर भी रहा है तो सर्कमस्टेंसेस वेरी कर रहे हैं जो इस चीज को डिफेंस के तौर पे डिफेंडेंट के लिए सक्सेसफुल क्लेम नहीं हो सकता, सक्सेसफुल डिफेंस नहीं हो सकता डिफेंडेंट के लिए कि वो किसी काम के लिए कंसेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब वो जिस जगह पे काम करता था वहां पे बड़ा ऑब्वियस, बड़ा एविडेंट रिस्क था, ठीक है। और उसने अपने मालिक को बताया भी कि ये प्रैक्टिस जो है ये खतरनाक है, इससे नुकसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन उस पे उसके एम्प्लॉयर ने किसी किस्म के कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद उसका ये डिफेंस लेना कि उसने कंसेंट किया होता है इस काम के लिए, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। वो एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट हमने पढ़ा है चार्ट में, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी एक्ट याद है, उसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं
कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो वर्क प्लेस को सेफ बनाएगा। एम्प्लॉय के लिए वर्क प्लेस को सेफ बनाना भी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो उसकी सेफ्टी मेजर्स नहीं ले रहा, जिसने काम करना है उसने तो करना है वहां पे, तो उसको अगर कोई रिस्क होगा या उसको कोई इंजरी होगी तो उसका रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉयर ही है। ठीक हो गया जी। Smith versus Baker illustrate that where employers are alleged to have consented in advance to accepting the risk of an employer's negligence, the courts take a cautious approach in applying the defense of volunteer. The reality of the employer-employer relationship is that it is one of power, where the employer is not usually free to refuse to do certain things without fearing the employer's disfavor or some other disadvantages. Nevertheless, although the defense will rarely be successful in an action by an employee against an employer, warranty was accepted by the House of Lords in ICI Limited versus Chatwell, where, according to Lord Reed, if the claimant invited or freely aided and abetted his fellow servant's disobedience, then he was violence in the fullest sense. ठीक हो गया जी। Volunteer in sporting activities. In the case of sporting activities, there is implied consent to a contact which occurs within the rules of the game. However, the claimant might not be agreeing to accept all the risks associated with the sport, but would only impliedly consent to accept a lower standard of care for injuries sustained in a sport played within the ordinary rules of the game. In Condon versus Basi, the defense of Valenti failed when the plaintiff suffered a broken leg as a result of a foul tackle in the course of a game of football. It was held that consent to reasonable contact is consent only to non-negligent behavior. In Watson versus British, ठीक हो गया जी? समझ आ गई है? कह रहा it was held that consent to reasonable contact is consent only to non-negligent behavior. समझ आ गई? रीजनेबल, आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो आपका रीजनेबल कांटेक्ट तो होगा। किसी का कंधा लग जाएगा, किसी का हाथ लग जाएगा, किसी का बाजू लग जाएगा, किसी की टांग लग जाएगी, ठीक है। अगर तो वो एक्ट नॉन नेग्लिजेंट, ठीक है, तो फिर तो वो लायबल हो, ठीक है। नेग्लिजेंट, सॉरी, नॉन नेग्लिजेंट है तो उसके लिए लायबिलिटी नहीं, ठीक है। अगर वो नेग्लिजेंटली या विलिंगली वॉलंटरली कोई ऐसा एक्ट करेगा, उसके लिए वो लायबल। आप कैसे सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे बॉल पास करते हुए कोई ओपोनेंट प्लेयर है, वो बॉल वहां से निकाल लेता है फुटबॉल, ठीक है, और उसी दौरान दूसरा बंदा जो है उसको टांग लग जाती है वॉलंटरली, तो उसने कोई एक्ट नहीं की, गेम के दौरान तो लग सकती है और उसके बाद वो गिरने से उसको फ्रैक्चर हो जाता है, लेट्स सपोज। तो क्या जो दूसरा प्लेयर है उसको आप लाइबल कर सकते हैं अंडर टॉर्ट लॉ? ठीक है। In Watson versus British Boxing Board of Control, a case we also looked in the context of duty of care, it was held that although a boxer consent to injury caused by his opponent in the boxing ring, he does not consent to injury resulting from inadequate safety arrangements by the sports governing body after being hit. इसके फैक्ट्स ये हैं कि वो बॉक्सिंग रिंग में था, ठीक है, और उसको बॉक्सर ने हिट किया और उसके बाद वो जो उन्होंने रिंग बनाया होता है वो सेफ नहीं था, जिसकी वजह से वो गिरा और उसको चोट लगी, ठीक हो गया। उसने उसको उनको सू किया, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वालों को सू किया और उसके अगेंस्ट उसने कंपनसेशन क्लेम। उन्होंने कहा कि इसने तो कंसेंट दिया हुआ है, लॉस तो हो सकता है। जिसका उसने बॉक्सिंग रिंग में जो इंजरीज होंगी उसकी हद तक कंसेंट दिया। आपकी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, उसके जो अरेंजमेंट्स हैं, वो अगर कहीं पे लैग करेंगे उसके लिए उसका कंसेंट नहीं है, ठीक हो गया जी। तो क्या हो गया, जहां पे कंसेंट है वहां पे कोई ऐसा एक्ट होता है जिससे क्लेमेंट को कोई लॉस सफर करना पड़ता है,
तो डिफेंडेंट के पास वॉलंटरी का डिफेंस अवेलेबल नहीं। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी, in cases of rescuers, the approach taken by the courts can be illustrated in Baker versus Hopkins, where the defendant employer had adopted a dangerous system of working by lowering a petrol engine down into the inside of a well. The engine discharged poisonous emissions, and two of the workmen were overcome by the fumes. The plaintiff, a doctor, had volunteered to go down the well to rescue the workmen, but he too was overcome by the fumes and died as a result. The Court of Appeal held that voluntary was inapplicable because the plaintiff's action as a rescuer were not truly voluntary. If the defendant puts either the property or the person of a third party in a situation of danger, so that the claimant is under legal or moral pressure to attempt a rescue, then if the claimant suffers harm in the process, he is not be barred from a remedy by the defense of voluntary. ठीक है जी? This decision can also be explained on policy grounds as it is against the public interest to deter rescue. अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या सीन है कि एक बंदा जो है वो रेस्क्यू के लिए जा रहा है, वॉलंटरी कंसेंट कर रहा है किसी दूसरे बंदे को बचाने, और उस दौरान उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, तो डिफेंडेंट जो है वो वॉलंटरी की अगर प्ली लेता है उस सर्कमस्टेंसेस में, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं। अब यहाँ पे क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि कोर्ट ने ये दिया है पॉलिसी डिसीजन। पॉलिसी डिसीजन क्या होगा? जहां पे आप पब्लिक एट लार्ज को बेनिफिट देने का सोच रहे हो, अगर उसको कंपनसेशन कोर्ट नहीं देती तो कोर्ट जो है वो डेटरेंस क्रिएट करेगी रेस्क्यूअर के लिए। जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, जो वॉलंटियर करते हैं, लेट्स सपोज रेस्क्यू करने के लिए लोगों को, तो इस बात पे घबरा जाएंगे कि यार हमें अगर नुकसान हुआ तो सरकार तो हमें किसी तौर पे भी कंपनसेट करने वाली है नहीं, क्योंकि हमने वॉलंटियर कर दिया था इस नुकसान के लिए, तो लिहाजा फायदा ही नहीं है किसी को बचाने। तो उस कॉन्सेप्ट को डिटर करने के लिए या उसमें डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, उसमें डर पैदा करने, ठीक है, कि अगर कोई रेस्क्यू का मिशन करेगा, ठीक है, तो उसको कंपनसेशन मिलेगी। ठीक है, तो इस वजह से कोर्ट ने पॉलिसी डिसीजन देते हुए उसकी जो डेथ हुई, डिपेंडेंट को लायबल डिक्लेयर करते हुए उनको कंपनसेट करने। क्लियर है? इससे इससे ज्यादा सादे जुबान में मैं समझा नहीं सकता जी। नहीं, ये चीजें एडवांस के साथ साथ सोसाइटी में जब रिफॉर्म्स आते हैं ना, साथ ये खुद सॉरी दानिश, ये खुद ब खुद आ जाती हैं चीजें। ठीक है, मिसाल के तौर पे जब तक आप मैट्रिक नहीं करेंगे ना, तब तक आपको इस बात का पता ही नहीं होगा कि आपने अगले एग्जाम्स कैसे पास करने हैं। स्कूल का तो एग्जाम सारे देते रहते हैं, बोर्ड एग्जाम थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, जब आप एक स्टेप क्रॉस कर लेते हैं ना, तो आपको पिछला स्टेप, आपको मिसाल के तौर पे मैट्रिक के एग्जाम आपने दिए होंगे ना, तो जिंदगी के सबसे मुश्किल पेपर्स आपके होंगे, क्योंकि आपने 10-12 सालों में पहली दफा आप बोर्ड में अपीयर, तो सबसे मुश्किल इम्तिहान होता है। उसके बाद जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं वो उससे कम मुश्किल होता है, फिर जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो उससे कम मुश्किल होता है। ठीक है, इसी तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सिस्टम डेवलप हो रहा होता है, तो स्टार्ट में उसके लिए आपको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। ठीक है, जैसे हमने ईयू में पढ़ा था, ठीक है, स्टार्ट में उनको कितने सारे प्रॉब्लम्स थी, लॉज डेवलप करना, फिर एक स्टेट के लॉज डिफरेंट है, दूसरे के डिफरेंट है, कोई ऐसा लॉ डेवलप करना
यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो और मेंबर स्टेट्स में, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम उन्होंने सारी चीजें डेवलप करना शुरू, सिस्टम डेवलप हो गया। इसी तरह वो एडवांस इसलिए हो चुके हैं क्योंकि वो बहुत टाइम से ये चीजें डेवलप करते आ रहे हैं, तो उनके पास सोचने का वक्त है, टाइम है, चीजों को ऑनेस्टली प्लीड कर रहे होते हैं, प्लीडर्स भी, कोर्ट्स भी, ठीक है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आपको जो जज मिलेगा उसकी यही कोशिश होगी कि या तो वो अपने टाइम पूरा कर ले और उसको महीने की तनख्वाह मिल जाए, या फिर वो कोई ऐसा सिलसिला डेवलप कर ले जिससे उसके ऊपर की कमाई भी चलती है, ठीक है। तो वो इस पे फोकस ही नहीं करेगा कि यार लॉ क्या कह रहा है, और अगर लॉ कह भी रहा है तो इस लॉ से हट के भी कुछ आप सोच सकते हैं, ठीक है। कोर्ट में जज के पास डिस्क्रेशन है कि अगर फैक्ट्स चेंज हैं और लॉ में रेमेडी अवेलेबल नहीं है तो वो रेमेडी दे लो अगले बंदे को, अगर उसका क्लेम सक्सेसफुल है। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो लकीर के फकीर है, आप बताएंगे तो वो करेंगे, अदरवाइज वो कुछ नहीं। तो ये जो प्रोग्रेसिव अप्रोच है ना, इसके लिए प्रोग्रेस बड़ी जरूरी है। जब तक प्रोग्रेस नहीं करेंगे तो प्रोग्रेसिव अप्रोच भी कभी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इसलिए मैं आपको उम्मीद करता हूँ आप उनकी जजमेंट्स पढ़ें, आप प्रिंसिपल, और उनकी हर जजमेंट जस्टिफाइड हो। यहाँ पे क्या होता है, हाई कोर्ट एक ही प्रिंसिपल पे दो दो तीन तीन जजमेंट्स पास कर, क्यों भाई? या तो आप एक बेंच बना दें जो उस जजमेंट को ओवर रूल करे, ठीक है। अब आपको एक ही सिचुएशन में उसके प्रो एंड कॉन्ट्रा दोनों जजमेंट्स मिल जाएंगी, प्रो और कॉन्ट्रा दोनों जजमेंट मिलेंगे आप, तो आप किस पे रिलाई करेंगे? जब आप प्रो वाली साइड पे होंगे, मतलब प्लेंटिव साइड से हैं, तो आप प्लेंटिव वाली जजमेंट पे रिलाई कर लें। डिपेंडेंट साइड पे हैं तो सेम केस में आप डिपेंडेंट साइड से रिलाई कर लें। कौन सा कॉन्सेप्ट है यार, है ही नहीं। क्या आप एक जगह पे एक प्रिंसिपल के लिए दो लॉज दे रहे हैं? नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, ठीक है। इनको इसको नेग्लिजेंस भी नहीं बोलना चाहिए, इसको फॉल्ट बोलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं आपको ये चीजें मिल सकती, अगले 100 सालों में भी मुश्किल ही है कि ये अपने आप को एस्टेब्लिश कर। अच्छा जी, लीगैलिटी, वो व्हाट शुड हैपन, या 10 मिनट है, हमने 5 स्लाइड पूरी करी, नहीं सॉरी 5 नहीं 7। What should happen if the claimant is engaged in some illegal, perhaps criminal activity, and this illegality is cause of injury sustained? An instinctive answer might be that no compensation should be available, but in fact, illegality seldom operates as a complete bar to liability. Nevertheless, the court will not assist a claimant whose injury is linked to an illegal conduct when it would be an affront to the public conscience to do so, and might arguably encourage others in illegal activity. The ex turpi causa maxim was applied in Pitt versus Hunt. Here, having both consumed large amount of alcohol, the plaintiff encouraged the defendant to drive his motorbike in a reckless and dangerous fashion. They had jointly engaged in criminal and disgraceful conduct, resulting in the death of the defendant and serious injury to the plaintiff. आगे चलें जी। In case so and so concerned a plaintiff with a history of mental illness who killed a stranger in a violent attack. Before he killed the victim, the plaintiff had been discharged into the care of defendant health authority.
He pleaded guilty to manslaughter on the grounds of diminished responsibility for the killing, but claimed that the health authority was negligent in failing to treat him with reasonable care and skill. It was held that the plaintiff, who had been convicted of a serious offense, could not, on the ground of public policy, sue a health authority in negligence for failing to treat him properly, thereby leading to commission of the offense. ठीक हो गया जी। उसमें उसने ये डिफेंस लेने की कोशिश की कि मेरी तो गलती है ही है, ठीक है, लेकिन इसमें हेल्थ हेल्थ अथॉरिटी वालों की भी गलती है, जो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो उसको नहीं दिया। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जहां पे उसका जो एक्ट है वो मेजर ऑफेंस क्रिएट कर रहा है, वहां पे वो ये प्ली नहीं ले सकता कि इसमें हेल्थ अथॉरिटी की भी नेग्लिजेंस थी, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी इस चीज को एडमिट कर चुके हैं कि उसने मैन स्लॉटर किया है, ठीक है। तो उसके बाद ये कहना कि उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया गया, इस बेस पे आप अपने उसको क्या कहते हैं, अब पनिशमेंट को रिड्यूस करवाने के चक्कर में है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। या डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक मिनट मुझे देना, मैंने नोट्स बनाए हुए थे इसके। हाँ, the diminished capacity principle is applicable to those who are mentally ill and unable to understand the consequences of their act at the time of crime, ठीक है जी। It is not applicable to every offense, it is only limited to the crime in the group of specific intent, ठीक है जी। That is murder. All the American states have not the same view over diminished response and diminished capacity. It is very controversial and even not available in certain states. Some states have enacted the diminished capacity law, while other state recognizes the defense of irresistible impulse. In it is broader than diminished capacity. The conviction of manslaughter would be awarded on the successful admittance of the diminished responsibility. ठीक हो गया जी। बेसिकली जी डिमिनिश्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो है principle applicable to those who are mentally ill and unable to understand the consequence of their act. ठीक हो गया। आइडिया नहीं है कि उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे किसी भी एक्ट के, उनका जो एक्ट है क्रिमिनल एक्ट, उसका उनको आइडिया नहीं होगा उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ठीक है जी। Case law example in Gray versus Thames, as a result of a serious rail crash caused by the defendant's negligence, the claimant suffered severe psychological depression, which led him to kill a man. At the criminal trial for this offence, his plea of guilty to manslaughter on the ground of diminished responsibility was accepted, as he was ordered to be detained in a mental hospital under the Mental Health Act 1983. His claim and damages for loss of earnings after he committed the manslaughter was allowed by the Court of Appeal, which held it was not defeated by ex causa because the damage were not inextricably bound up with or linked into his criminal conduct.
Haynes Trains Limited appealed against this decision, arguing that a claimant cannot recover compensation for loss which has been suffered in consequence of his own criminal act. In allowing the appeal, the House of Lords ruled Gray's conviction for manslaughter precluded a claim for loss of earnings during his detention by reason of the public policy expressed in the doctrine of ex opere causa. Lord Hoffman said that maxim ex opere causa expresses not so much a principle as a policy. That policy is not based upon a single justification but on a group of reasons which vary in different situations. The wider and simpler version that you could not recover for damage which was consequence of your own criminal act. ठीक है, इसी का कॉन्सेप्ट है वो आर वर्सेस वाइट वाला केस भी, इसमें ब्रेक इन चेन ऑफ पोजेशन वाला केस है, लीडिंग केस है, इसमें वो अपनी माँ को स्लो पॉइजनिंग कर रहा था, तो उसके कॉज ऑफ डेथ जो है माँ का हार्ट अटैक था, ठीक है, पॉइजन की वजह से उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन वो स्लो पॉइजनिंग इसलिए कर रहा था ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी ले सके, वो इकलौता वारिस था, माँ मर जाती तो उसकी माँ की प्रॉपर्टी उसको मिलनी थी, तो इसलिए वो चाहता था। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उसको प्रॉपर्टी उसके नाम होने ही, ठीक है, उस मैगजीन की बेस पे अ पर्सन शुड नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम हिज ओन क्राइम, ठीक है, तो उसकी वजह से नहीं थी, तो ये यहाँ पे वही बात कर रहा है, व्हिच वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर ओन क्रिमिनल एक्ट. In its narrower form, it was that you could not recover for damage which was the consequence of a sentence imposed upon you for a criminal act. ठीक हो गया, पहले उसको कोर्ट ने कंपनसेशन ग्रांट कर दी ट्रायल कोर्ट, ठीक है, एक ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से एक बंदा जो है वो मेंटली सफर कर रहा था और उस सफरिंग के दौरान उसने किसी की मर्डर कर दी, उसने डिमिनिश रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट लिया और वो प्रूफ कर दिया कोर्ट ने उसके मर्डर को मैनस्लॉटर में कन्वर्ट कर दिया और उसको साथ में डिटेंशन करवा दी मेंटल हॉस्पिटल, ठीक है, उसने कहा कि इस दौरान जो मेरी जो डिटेंशन है, इस दौरान जो मेरी अर्निंग्स हैं उसका जो लॉस है वो भी इस ट्रेन कंपनी से लिया जाए जिसकी वजह से मैंने ये लॉस सफर किया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, पहले तो उसको कोर्ट ने वो लॉस रिकवर करने का अलाउ कर दिया उसका लॉस, उसके बाद जब वो अपील में गए तो कोर्ट ने कहा, और हमने पहले भी ये स्टडी किया कि जो आफ्टर मैथ होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉर्ट के अंडर आप उस बंदे को नहीं दे सकते जिसकी वजह से पहले आपको इंजरी सफर, ठीक है, जिसकी वजह से पहले आपको इंजरी सफर हुई उस हद तक वो आपको कंपनसेट करेगा, उसका जो आफ्टर मैथ है उसके लिए आप उसको लायबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये सेटल प्रिंसिपल, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दूसरा ये है, अब ये तो आपके सिविल डिस्प्यूट्स में भी रिकवरी हो सकती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट भी है, तो क्रिमिनल एक्ट को वो अलग से एक्सप्लेन कर रहा है कि जहां पे क्रिमिनल एक्ट होगा उसमें कोई किसी किस्म की कंपनसेशन अवॉर्ड नहीं की जा सकती, ठीक हो गया। 26 हुई और एक हो गया। जॉयस वर्सेस ओब्रायन इन्वॉल्व ज्वाइंट क्रिमिनल, ये कितनी है, बस यार 28 तक कर लेते हैं, ये कंक्लूड हो जाए। Joyce versus O'Brien involved the joint criminal enterprises in which the claimant suffered serious head injuries as he and his uncle were making a gateway following the theft of 2 ladders. The Court of Appeal held that it was foreseeable that the parties engaged in criminal activities might be subject to increased risk of harm. Where such harm materialized, the principle of ex causa would provide a defense. According to Elias L.J., the doctrine is one of the public policy and there should be some flexibility in its operation. It will not apply to minor traffic offences, but in most joint criminal liability cases, the nature of the principal offence will determine which acts of a co-conspirator will attract the application of the doctrine. In Valino versus Chief Constable of
Greater Manchester, when the police arrived to enforce an arrest warrant on the claimant, he attempted to escape from their custody by jumping from a window of his second floor flat. He suffered brain damage and tetraplegia in the fall and claimed negligence on the part of the arresting officer, alleging that they had stood idly by and let him jump. The Court of Appeal held that the magazine accepted because of non-auditor action made the claim untenable because the claimant had to rely on his own criminal conduct in escaping lawful custody to found his claim. ठीक हो गया जी? Henderson versus Dorset Healthcare University analyzed the effect that Patel might have on the type of situation seen in Clunies and Gray. The claimant had been found guilty of manslaughter of her mother on grounds of diminished responsibility. She was suffering from a severe form of mental illness and therefore was sentenced to detention on a mental health facility. She brought a negligence action against the health authority, which had been caring for her for a number of years, on the grounds that their failures had led to her crime. The health authority claimed that her action was defeated by the defense of illegality. The Supreme Court upheld the findings of lower courts that, in accordance with Clunies versus Camden and Islington Health Authority, the defense of illegality would apply and thereby an action could not proceed. Henderson was referred to the Supreme Court because it had been argued that important case of Patel versus Mirza fundamentally changed the law on illegality, meaning that Clunies would be overruled and Gray must necessarily be departed from. The court carefully considered Patel and held that the policy reasoning for the decision in Gray matched that in Patel, and therefore the given that the cases were consistent, the defense of illegality would apply. Further, the claimant's lack of personal responsibility for her act due to mental illness did not negate the applicability of defense. Where the claimant's illegal activity is merely incidental to an accident or other event, ex capi causa will not be relevant. An example is Delaney versus Pickett, where the claimant happened to be in process of making an illegal drugs delivery at the time of the traffic accident. ठीक हो गया जी? Is aware of the tort of the independent contractor, the duty may arise. ठीक है जी? अब इसमें आप लोगों ने एक सवाल पूछना था जो आप लोगों ने मुझसे नहीं पूछा, फिर मैं आपसे पूछूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस। एक मिनट ले लें, एक दफा दोबारा देख लें इसको, उसके बाद मैं सवाल पूछूंगा अगर आप लोगों ने ना पूछा। चारों के पास ऑप्शन है, एक मिनट ले लें जी इसी स्लाइड। अगर आप लोगों ने ना पूछा फिर मैं आप लोगों से पूछूंगा और मुझे जवाब चाहिए। बड़ा ऑब्वियस है यार, राग का नाम थोड़ा सा तो एक्टिव राग।
बहुत ऑब्वियस है। अच्छा यार क्या कहाँ पे कौन सी लाइन में? वाइकेरियसली लायबल। टॉट नया वर्ड तो नहीं? कौन सा वर्ड नया है? टॉट पहली दफा आया है। टॉट आप पढ़ रहे हैं और आप कह रहे हैं टॉट पहली दफा आ गया। आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सब है ही अंडर टॉट। ठीक है, स्लाइड को भी छोड़ दें। कोई ऐसा वर्ड इसमें, अच्छा यार 10 सेकंड में कोई ऐसा वर्ड इसमें ढूंढे जो आपको जिसका मीनिंग नहीं आता, आप तो बता देना। हाँ नॉन डेलीगेबल तो कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है, वो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। वाइकेरियसली लायबल इसकी बात कर रहा हूँ। वाइकेरियसली लायबल का सबसे पहले दानिश मतलब बताएगा प्लीज। वाइकेरियस लायबिलिटी नहीं पढ़ा आप लोगों ने अभी तक? क्रिमिनल में नहीं पढ़ के आए आप लोग? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं पढ़ के आए आप लोग वाइकेरियस लायबिलिटी? फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। यार ये सेंटेंस ही अगर सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ उसी को अंडरस्टैंड कर लो, तुम लोगों को वाइकेरियस का मतलब समझ आ जाएगा। नवीन सामा। हाँ, गूगल नहीं करना, गूगल नहीं करना, बुरी बात। वाइकेरियस लायबिलिटी क्या है? वाइकेरियस लायबिलिटी ये है कि किसी थर्ड पार्टी से आपका जो एम्प्लॉय है वो उसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचे, उसके लिए भी एम्प्लॉयर लायबल हो। समझ आई बात की? मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयर जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, और वहां पे उस प्रेमिसेस में लेट सपोज कंस्ट्रक्शन का काम करवा रहा है, ठीक है, तो और उस दौरान एम्प्लॉयर को पता है कि जो ये पैरामीटर्स यूज कर रहा है, जो सेफ्टी मेजर्स यूज कर रहा है, वो जो एम्प्लॉयज हैं उनकी सेफ्टी को फुलफिल नहीं करता, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करता, और उसके बावजूद वो उस कॉन्ट्रैक्टर को वो काम जो है उसी तरह जारी रखने देता, ठीक है। तो अगर कॉन्ट्रैक्टर लायबल होगा तो एम्प्लॉयर भी वाइकेरियसली लायबल होगा। मिसाल के तौर पे एक जगह पे दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, ठीक है, अंडर वन एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर को भी छोड़े, अंडर वन एम्प्लॉयर दो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और एक एम्प्लॉय की नेग्लिजेंस की वजह से, ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय जो है वो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, तब भी एम्प्लॉयर वाइकेरियसली लायबल होगा। वाइकेरियस लायबिलिटी ये है एक्ट किसी और का, लेकिन आप एक तो डेलीगेबल ड्यूटी है, डेलीगेबल ड्यूटी ये है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है अंडर एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी एक्ट कि उसने अपने एम्प्लॉयर को एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, ठीक है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी है, ठीक है। तो अगर वो उसको सेफ एनवायरनमेंट फ्राहम नहीं कर रहा तो किसी दूसरे का भी जो एक्ट है
उसके लिए भी वो वाइकेरियसली लायबल होगा। ऐसा नहीं हो सकता वो ये कहे कि यार उसने गलत स्टेप लिया, ठीक है, तो उसके लिए मैं लायबल कैसे हो सकता हूँ? आप वहां के अथॉरिटी हैं, आपके पास राइट है, आप ऑनर हैं, आपके पास राइट है कि आप इस चीज को मेक श्योर करें कि किसी एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय का भी नुकसान हो। नेग्लिजेंस में क्यों नहीं हो सकता? वाइकेरियस लायबिलिटी है ही ये चीज। वाइकेरियस लायबिलिटी की जो टर्म है वो यही है। ऐसा कैसे होगा कि आप जो है, मिसाल देता हूँ, आप जो है वो किसी को वेपन कैरी करने के लिए अलाउ कर देते हैं प्रेमिसेस में, और उस वेपन से वो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा देता है, किसकी लायबिलिटी होगी? नुकसान पहुंचाने वाला जो है वो ये कह दे, वो उसके ऊपर अगर एम्प्लॉयर ब्लेम डाल दे कि भाईजान ये तो इसका अपना एक्ट है, यहाँ पे वेपन लेकर आया, तो आप फोर्सी नहीं करेंगे इस चीज को कि अगर वो वेपन लेके आ रहा है तो वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है उससे। तो आप एम्प्लॉयर की लायबिलिटी खत्म कर देंगे, क्योंकि उसने ये एक्ट नहीं किया तो इसलिए उसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होनी चाहिए। देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो होंगे, हर ईच इंसिडेंट हैज टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट्स, ठीक है ना? रीजनेबल डाउट्स के बियॉन्ड जाके जब तक कोई चीज आप प्रूव नहीं करेंगे तब तक किसी की लायबिलिटी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ये तो आपने प्रूव करना है कि वो अगर एक्ट था तो वो अनसर्टन था, लेकिन जो आप चीजें करते हैं ना डिस्कस, वो होती है एक्सेप्शंस, ठीक है? एक्सेप्शन तो हर जनरल रूल की है। जनरल रूल ये है कि एम्प्लॉय ने सेफ्टी मेजर्स पूरे लेने हैं अपने एम्प्लॉय को सेफ रखने के, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर वहां पे कोई ऐसा एक्ट होता है जो इलीगल है तो उसके लिए वाइकेरियसली एम्प्लॉयर भी लायबल है, अनलेस अनटिल वो प्रूफ कर दे कि इसमें उसका कोई रोल नहीं था या ये उसके कंट्रोल से बाहर थी चीज। हाँ जी, ठीक हो गया। आगे चलें। बहुत जाग के पढ़ रहे हैं बच्चे वैसे, माशाल्लाह से। नजर आ रही है मुझे, एक वर्ड नहीं निकला आप लोगों से इसके ऊपर पढ़ के लाइन। मैंने कहा चलो अच्छा हो गया, दानिश ने बिल्कुल पिन पॉइंट किया चीज जाके। मैंने कहा इसी में से निकाल ले पॉइंट। वाइकेरियस लायबिलिटी आप लोगों को याद भी नहीं है, ये वर्ड सुना भी नहीं है। सुभान अल्लाह। मतलब इसमें मैं टीचर को कभी भी ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें आप लोगों की अपनी सवाबदीद है कि आप लोगों ने अपने आप को इतना जगा के रखा। सवाल ही पैदा नहीं होता क्रिमिनल में आप लोगों ने वाइकेरियस लायबिलिटी ना पढ़ी। कहाँ पे? वो तो देखें सेपरेट चैप्टर है, लेकिन उसमें भी आपकी नेग्लिजेंस है। इदारे वालों की जहाँ जहाँ है वहाँ पे आपकी है ना, उसमें लॉस आपका होगा। इदारे में तो अपने फीस लेके चलाते रहना है, ठीक है? नहीं, फॉर द टाइम बिंग भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको टाइम हो गया है। अब आपको टाइम हो गया है चीजें पढ़ते हुए, आप अब सीनियर बैच में आ चुके हैं, सीनियर मोस्ट है। तो आपको ये चीजें, ये टर्म डिफरेंट जो है ये पता होनी चाहिए। यूके लॉ में आपको सेक्शंस का रट्टा नहीं मारना पड़ता, ठीक है? आपको केस लॉज के ऊपर कमांड होती है। तो जब आप केस लॉ स्टडी कर रहे होते हैं उसके बगैर एक तो आप यूके लॉ अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, लॉ की प्रॉपर इम्पोजिशन भी आप स्टैंड नहीं कर सकते जब तक आप केस लॉ अंडरस्टैंड नहीं करते। मैं बार बार शुरू से कहता हूँ केस लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको पढ़ा करें, उनको पढ़ा करें, उनको पढ़ा करें। ये जो रेफरेंसेस हैं ये मैंने इसलिए दिए होते हैं, आप ये रेफरेंसेस यहाँ से कॉपी करें और पेस्ट करें। एग्जैक्टली वही केस आपको गूगल से भी मिल जाएगा जो ये कोट कर रहे हैं, ठीक है? मैं टाइटल भी डाल सकता हूँ ना। रेफरेंस साथ देने का मकसद ये होता है कि आप जब उसको गूगल सर्च करेंगे ना, और अदरवाइज आप गूगल पे जाके केस देखें, हो सकता है वो कोई और केस दे दे, लेकिन जब आप वो रेफरेंस आगे, हाँ, रेफरेंस जब आप
वहां पे डालेंगे उस केस का, तो आपको वही केस मिलेगा जो आप केस लॉ अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। और सवाल ही पैदा नहीं होता कि कॉन्ट्रैक्ट में या क्रिमिनल में या कॉमन में आपने वाइकेरियस लायबिलिटी ना पढ़ा हो। मुझे इस चीज को पढ़े हुए 12 साल हो चुके हैं, तो मुझे याद है कि मैंने वाइकेरियस लायबिलिटी पढ़ा था, तो आप लोगों का तो अभी रिसेंट टाइम है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी हैं जो बड़ी बेसिक सी होती हैं। ठीक है, अब फाइडेंशियल रिलेशनशिप में आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था जाके उसमें ईयू में। ठीक है, वो कि उसका ईयू के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं फाइडेंशियल रिलेशनशिप आपको उसमें भी एक्सप्लेन किया, फिर उसके बाद मैंने टॉट में भी एक्सप्लेन किया कि कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी हर जगह पे रेलेवेंस मिलती है। ठीक है, इसी तरह वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो भी उन्हीं में से एक टर्म है जिसका पता होना आपको जरूरी है ताकि चीजें आप अंडरस्टैंड कर सकें। इसमें आप अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन को ब्लेम नहीं कर सकते, अपने आप को ब्लेम करना शुरू करें ताकि वापसी शुरू हो। ठीक है, मैं आपको बार बार ये चीज समझाता हूँ कि यहाँ पे ये असाइनमेंट बेस्ड है, कि किसी से पूछ पाछ के रटे मार के चेक करवा के असाइनमेंट्स आप लोग क्लियर कर जाए वहां पे जाके अपने प्रॉब्लम थोड़ा सा अपना जो विजन है ना उसको एक्सपैंड करें। ठीक है, अपने जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करें। जितने वो क्लियर होंगे उतना आपके लिए इजी होगा चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। अब बहुत सारी चीज़ें हमने ईयू में भी पढ़ी हैं और टॉट में भी पढ़ी हैं। एक प्रिंसिपल वो लेट डाउन करते हैं, आगे उसकी निगेशन मिल जाती है हमें, और वो निगेशन भी बड़ी लॉजिकल होती है। वो हमें कंफ्यूज करती है। वो हमें कंफ्यूज क्यों करती है? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ टीचर्स, हमने खुद भी स्टूडेंट लाइफ गुजारी है, हमें पता है बहुत सारे टीचर्स हैं वो सवाल का जवाब देना पसंद ही नहीं करते, कि अगर आप सवाल करें तो उसके बाद कहते हैं कि लेक्चर के बाद आपने पूछना है। लेक्चर के बाद आपका वो टेम्पो ही नहीं रहता कि आप वो क्वेश्चन उस तरह पूछ सकें या उसको अंडरस्टैंड कर पाएं। तो आप लोगों को बार बार ये कहते हैं कि यार ये सवाल करो, पूछो, ताकि चीजें क्लियर हो। बड़ी टेक्निकल सी चीजें होती हैं, ये टेक्निकलिटीज अगर आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो कोई आपको चीज जो है वो समझ नहीं आएगी। ठीक है, common law employers duty history during the 19th century, the tort system appeared to be rated against the individual employee. The three doctrines listed here, sometimes referred to as the unholy trinity, prevented virtually any action by the employers for workplace injury. The doctrine of common employment, the defense of contributory negligence, the defense of voluntary non-fit injuria or consent. The first, the doctrine of common employment, set down Priestley versus Fowler, held that an employer would not be vicariously liable for harm inflicted on workers by fellow employees. ठीक हो गया? This prevented an employee injured by a fellow employee from taking any action against their employer. Under this doctrine, an implied term in the contract of employment provided that an employee assumed the risk of negligence of a fellow employee in the same employment. ठीक हो गया? उसको कवर कैसे कर रहे हैं? जो हमने ऊपर प्रिंसिपल पढ़ा है लाइबिलिटी का, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी का, उसको डिफेंस क्या प्रोवाइड की जा रहा है? उसको डिफेंस ही प्रोवाइड किया जा रहा है कि एक एम्प्लॉय अगर किसी ऐसी जगह पे काम कर रहा है जहां पे रिस्क है और उसको उसकी अवेयरनेस है, ठीक है, तो फिर उसके लिए जो उसको फेलो एम्प्लॉय से उसको जो इंजरी सफर होगी उसके लिए उसका एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। ठीक है जी, अब आगे चलें।
Second was the defense of contributory negligence, that at the time was a total defense to claim in negligence. ठीक है, अब ये जो contributory negligence है वो क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसका अपना ऐसा एक्ट जिसकी वजह से वो इंजरी सफर करे, उसके लिए एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ टोटल डिफेंस है। पहले तो हम ये पढ़ रहे थे ना कि 50% डिफेंस मिल जाएगा उसको, या परसेंटेज अज्यूम कर ली जाएगी। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का डिफेंस जो है एम्प्लॉयर के पास है और उसको एस्टेब्लिश करता है तो वो उसके लिए टोटल डिफेंस हो। ठीक हो गया जी। The third doctrine, the defense of voluntary not fit injuria, was available to an employer where the injured employee had undertaken or continued with the dangerous work in the knowledge of the potential risk of harm. ठीक है, वो वॉलंटरी वाली बात आ गई, कंसेंट वाली बात आ गई, जहां पे एम्प्लॉय को पता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये डेंजरस हैं उसके लिए एंड दैट वुड अल्टीमेटली कॉज हिम हार्म, तो वहां पे अगर वो उसके लिए कंसेंट कर रहा है उसके लिए भी एम्प्लॉय लायबल नहीं हो। ठीक है, जैसे वो एक पिछले दिनों बड़ा सोशल मीडिया में भी चल रहा था, वो लाइट हाउस में जॉब वाला, वो किसी ने सुना है? बड़े उसमें हाँ बड़े पैसे मिलते हैं, वो पता नहीं आपने उसमें 90 डेज स्टे करना होता है तो पता नहीं 4-5 करोड़ का आपको पाकिस्तानी मिल जाते हैं वो सारे। ठीक है, अब उसमें जो रिस्क है उसका जो भी एम्प्लॉय होगा उसको आइडिया होगा। ठीक है, अब उसके बाद वो कंसेंट करता है और उसके बाद अगर वो लेट सपोज वो साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप समंदर के दरमियान में हैं, लहरें, उनका शोर, आना जाना, ये वो। ठीक है, बाज़ औक़ात उसमें जब वो चीज़ें बता रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि वो इतनी लहरें ज़्यादा होती हैं कि वो पूरा लाइट हाउस है उसको क्रॉस करके जाती है। ठीक है, तो उसमें उसको रिस्क का अंदाज़ा होना चाहिए। तो उसके बाद अगर वो कंसेंट कर रहा है और उसके साथ कोई साइकोलॉजिकल या वो ट्रॉमा में चला जाता है किसी, तो क्या वो अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट क्लेम कर सकता है? समझ आ गई इन चीज़ों की? Together, these doctrines provided employers with a very high level of protection in contrast to the position of their workers until this was addressed by legislation and the common law. ठीक है, अब उसके लिए डिफरेंट एक्ट्स आ गए हैं, वो हमने एक्ट्स जो हैं ऊपर पढ़े हैं स्टार्ट में, इसके इंट्रोडक्शन में, अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों ने फोकस किया हो। ठीक है, उसमें डिफरेंट एक्ट्स आ गए हैं। पहला जी एम्प्लॉयर लाइबिलिटी एक्ट, दूसरा है एम्प्लॉयर लाइबिलिटी डिफेक्टिव इक्विपमेंट एक्ट। ठीक है, तीसरा है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद चौथा है जी एंटरप्राइजेस एंड रेगुलेटरी रिफॉर्म एक्ट। ठीक है, अब ये सारी चीजें आ चुकी हैं, फिर इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होगा कि कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों ने क्या क्या चीजें जो हैं वो उसके साथ साइन की हुई है या एग्रीड अपॉन है। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आ जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इन्वॉल्व, फिर लेबर लॉज भी इन्वॉल्व, सारी चीजें। ठीक है, तो वो इनको एक्ट्स कवर कर रहे हैं। ठीक है, Parliament legislated for the abolition of the doctrine of common employment with the Law Reform Personal Injuries Act 1948 and the Law Reform Contributory Negligence Act 1945, provided that contributory negligence was no longer a complete defense, turning it into a partial defense and permitting the courts to apportion liability. Apportion liability कैसे करेगी वो contributory negligence में? 20 दफा तो आज ही मैंने एक्सप्लेन किया इसको। एम्प्लॉय की बात हो रही है, एम्प्लॉयर की बात हो रही है, अपॉर्शनमेंट कैसे होगी उसमें? कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसमें क्या करती है कोर्ट जब वो कंट्रीब्यूशन आ जाती है? परसेंटेज। ठीक है,
तो ये उस अपॉर्शनमेंट की बात होगी, ठीक है जी। In Smith versus Charles, the House of Lords began the process of rejecting the defense of volunty in employment cases. ठीक हो गया जी। Elements of common law duty, case law example, Wilson and Clyde Cole versus English. In this important case, the courts also developed the notion of personal or non-delegable duty upon employers. This duty is to see that reasonable care is taken and the employer's obligation for the employee's safety is fulfilled by showing due care and skill. बहुत ही ज्यादा कहाँ पे थे? Slide change. However, the duty is not fulfilled by the delegation of that responsibility to others. Even if they are employees selected with due care and skill. In Wilson, the plaintiff miner was injured at the defendant's coal mine. The haulage equipment at the mine should have been stopped during traveling time, but as he was traveling through the pit at the end of the day shift, the plant was set in motion and the plaintiff was crushed. The defendant employers claimed that they had appointed a competent and qualified manager to control the technical management of the mine, and doing this, they had discharged their duty of providing a reasonably uh, providing a reasonably safe system of working in time. The House of Lords rejected this claim, and the employers were held liable, but not vicariously liable. The employers were liable on the ground that they could not avoid their personal non-delegable duty to provide a reasonably safe system of working by delegation to a competent employer. ठीक हो गया जी? जी वही मैं आपको कह रहा हूँ ना, डिपेंड करेगा ना सिचुएशंस के ऊपर, सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। अगर वो ये कह के अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दे कि उसने हाईली क्वालिफाइड जो है वो बंदा वहां पे अपॉइंट किया था, ठीक है, जो टेक्निकल था इस सारी चीजों के ऊपर, क्या उसकी ड्यूटी डिस्चार्ज होती है? अनलेस अनटिल वो इस चीज को इंश्योर करे कि जिस टाइम, मिसाल जब वो जा रहा है वापस, तो उसका मतलब है वो उसका ऑफ टाइम है, ठीक है, तो ऑफ टाइम तो सर्टन होगा ना। तो ये तो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी थी कि वो उनको बताए कि जब ये सारा सिनेरियो होगा तो उसमें आपने काम करना है या नहीं करना। वो तो अपने प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्किल्ड है ना, ठीक है। मिसाल के तौर पर उसको ये पता है कि जो मशीन वो चला रहा है उसमें उसने उसको कैसे चलाना है, ठीक है, उसका बेटर वे क्या है उसको यूज करने का। लेकिन अगर वहां पे उस मशीन के चलने का किसी और को नुकसान होगा, तो ऐसा क्या एज्यूम किया जा सकता है कि उसकी जो एक्सकवेटर लेट सपोज चलाने की स्किल है वो दूसरे की सेफ्टी इंश्योर कर सकती है? दूसरे की सेफ्टी कैसे इंश्योर करेगी? वो तो मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल और स्किल्ड पर्सन है, सेफ्टी इंश्योर करना किसका काम? The employer's duty was stated to be the provision of competent staff, adequate material, and a proper system of working, including effective supervision. अब क्लियर हो गया पॉइंट आपका ऊपर वाला सवाल? इफेक्टिव सुपरविजन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। To the above list has been added a fourth element, a safe place of work. Next slide. The employer's duty is a general duty to take reasonable care for the physical safety of the employee. It does not extend to protecting the employee's economic welfare. In Reed versus Rush,
it was held that an employer had no duty to arrange accident insurance for a person working abroad or to warn the employee being sent abroad of the need to take out such insurance. Nevertheless, we will see later that the scope of the employer's duty to provide safe system of work has now been extended to safeguard an employer against psychiatric harm caused by the workplace stress. ठीक हो गया, एक अलग चीज है, लेकिन एम्प्लॉयर की ड्यूटी नहीं है कि अगर कोई बंदा दूसरी जगह पे जाके नौकरी कर रहा है तो उसको अवेयर करे या उसको वहां पे इंश्योर्ड करवाए। ठीक हो गया जी। तो इस सिनेरियो में अगर कोई क्लेम लेकर आता है तो एम्प्लॉयर उसके लिए लायबल नहीं हो। ठीक हो गया, आगे चलें। Non-delegable duty. Before going on to examine each of the elements of an employer's duty, it is important to note that this duty cannot टास्क को किसी और को अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। There is a personal duty placed upon the employer to see that care is taken, even when the employee is temporarily posted elsewhere to work with another employer. The original employer is still under a duty to ensure the operation of a safe system of work. The non-delegable nature of the duty to provide a safe system of work can be illustrated with the case of McDermott versus Nash Dredging and Reclamation, which concerned an unsafe system of work on a tug. The injured party was a deckhand whose accident was caused by the negligence of tug's captain, who was employed by a third party. When McDermott brought a successful action against his employer, they appealed, contending that the captain was not their employer. The House of Lords unanimously dismissed the appeal. According to Lord Brandon, the essential characteristics of the duty is that if it is not performed, it is no defense for the employer to show that he delegated his performance to a person. Whether his servant or not his servant, whom he reasonably believed to be competent to perform it, despite such delegation, the employer is liable for the non-performance of the duty. ठीक हो गया जी? कोई कंफ्यूजन? अब जो ऊपर कंफ्यूजन बनी थी वो क्लियर हुई है कि नहीं? The element of employer's duty. Number one is competent staff. The employer owes a duty to employees to select competent employees, to give them proper supervision, and to ensure that they are properly trained in the use of equipments. Although the duty to select competent employees is of less importance, since the abolition of the doctrine of common employment, because this means that the employer will be vicariously liable for the tort of one employee against